हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीनियस एजुकेशन में। साथियों, इस सीरीज में हम यूपी ट्रिपल एससी पैट एग्जाम की प्रिपरेशन अंकित भाटी सर की बुक के माध्यम से कर रहे हैं। साथियों, इस सीरीज में आज हमारा हिस्ट्री का यह 5वां टॉपिक होने वाला है, जिसमें हम मौर्य वंश सम्राट अशोक के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और साथियों, इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसके अलावा साथियों, हिस्ट्री के पिछले 4 टॉपिक्स को देखने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है मौर्य वंश। ठीक है, और मौर्य वंश में भी हमारे सिलेबस में केवल और केवल है सम्राट अशोक। कौन है? सम्राट अशोक। ठीक है, लेकिन साथियों, सम्राट अशोक को पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में भी जान लेनी चाहिए, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे अशोक के दादा थे और बिंदुसार अशोक के पिता थे। तो आइए कुछ पॉइंट हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में भी देख लेते हैं। तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 ईसा पूर्व से लेकर 298 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना फर्स्ट पॉइंट। क्योंकि यह हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम ज़्यादा डिस्कस करने वाले हैं नहीं। ठीक है, वहीं पर हम अशोक को बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो साथियों, चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य की सहायता से, तो साथियों चंद्रगुप्त मौर्य के चाणक्य कौन थे? गुरु थे। ठीक है, चाणक्य कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। ठीक है, की सहायता से अंतिम नंद वंशीय शासक घनानंद को पराजित कर 322 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा था। तो साथियों, घनानंद जो कि अंतिम नंद वंशीय शासक था, उसको हराया किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब हराया? 322 ईसा पूर्व में। किसकी मदद से हराया? चाणक्य की मदद से हराया। फिर जाकर वह बैठा किसकी गद्दी पर? मगध की गद्दी पर बैठ गया। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि अशोक के दादा थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस का राजदूत मेगस्तनीज आया था। ठीक है, कौन आया था? मेगस्तनीज आया था। भारत में रहकर मेगस्तनीज ने इंडिका नामक पुस्तक की रचना की। साथियों, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसीलिए हमको चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से कुछ टॉपिक कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य से ही नहीं, बल्कि अब ये टॉपिक कहाँ से आ गया? पुस्तक से आ गया। कहाँ से आ गया? पुस्तक से आ गया। कौन सा? मेगस्तनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। कहाँ रहकर? भारत में रहकर। ठीक है, और मेगस्तनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के। ठीक है, सौगौरा ताम्रपात्र जो कि गोरखपुर में है तथा माह स्थान अभिलेख बांग्लादेश में किससे संबंधित है? चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, कौटिल्य चाणक्य जो कि कौन थे? जो कि चंद्रगुप्त के गुरु थे। कौन थे? गुरु थे। तो चाणक्य ने राजनीति की पुस्तक अर्थशास्त्र की रचना की है। साथियों, क्वेश्चन ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की है? तो साथियों, कौटिल्य, जिनका नाम है चाणक्य, उन्होंने की है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन से धर्म के अनुयायी थे? जैन धर्म के अनुयायी थे। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। वहीं पर आगे चलकर जो महान सम्राट अशोक हुए, वह बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य 298 ईसा पूर्व में उपवास संलेखना प्रथा द्वारा शरीर को त्याग देते हैं। जैसा कि साथियों हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, जैन धर्म में हमने आपको बताया था संलेखना प्रथा के बारे में, और वहीं पर हमने बताया था इस प्रथा से किसने अपने प्राण त्यागे थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने त्यागे थे। ठीक है, संलेखना प्रथा क्या होती है इसको मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में बता रखा है, और आप पिछले वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट सेक्शन में जा सकते हैं। अब बढ़ते हैं बिंदुसार की ओर। तो साथियों, बिंदुसार थे अशोक के पिता। ठीक है, अगर बिंदुसार के बारे में बात करें तो जो साथियों राज्य की परंपरा है उसके अनुसार जो है बिंदुसार की 16 पत्नियां थी। कितनी थी? 16 पत्नियां थी और 101
पुत्र थे। कितने पुत्र थे साथियों? 101 पुत्र थे, जिनमें से 3 पुत्रों का वर्णन हमें देखने को मिलता है। कितने पुत्रों का? 3 पुत्रों का, जिनमें सबसे बड़ा पुत्र कौन था? सुसीम। कौन था? सुसीम। ठीक है। और उसके बाद हमें वर्णन मिलता है अशोक का, सम्राट अशोक का। और इसके बाद हमें वर्णन मिलता है सबसे छोटे पुत्र तिस्य का। किसका? तिस्य का। यानी कि अशोक के सबसे छोटे भाई का क्या नाम था? तो तिस्य था। ठीक है। और सबसे बड़े भाई का नाम क्या था? सुसीम था। ठीक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार 298 ईसा पूर्व में गद्दी पर बैठा। तो भैया कैसी परंपरा थी? तो वंशानुगत राज्य संभालने की परंपरा थी। तो उसी परंपरा के अनुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार गद्दी पर बैठा। ठीक है। बिंदुसार को अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। सीरिया के शासक एंटियाकस प्रथम ने डायमेकस को राजदूत के रूप में बिंदुसार के दरबार में भेजा। ठीक है। सीरिया के एक शासक थे एंटियाकस प्रथम। ठीक है। उन्होंने अपने एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा, जिसका नाम था डायमेकस। ठीक है। मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायनोसिस नामक राजदूत बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो एक मिस्र के शासक थे टॉलमी द्वितीय। ठीक है। उन्होंने भी डायनोसिस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। तो साथियों अब बढ़ते हैं आगे सम्राट अशोक की तरफ। तो साथियों आइए जानते हैं सम्राट अशोक के बारे में। तो साथियों यहाँ पर हमारे सम्राट अशोक जो हैं वह एक महान शासक थे, और यही हमारे सिलेबस में है। बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य हमारे सिलेबस में नहीं है। तो आइए साथियों देखते हैं अशोक के बारे में। तो साथियों जो अशोक का शासन काल था वह 273 से 232 ईसा पूर्व तक था। कब से कब तक था? 273 से 232 ईसा पूर्व तक था। ठीक है। अगर अशोक की बात करें तो अशोक जो था बिंदुसार का पुत्र था। किसका पुत्र था? बिंदुसार का पुत्र था। और इनकी माता का नाम क्या था? इनकी माता का नाम आपको मिलेगा धर्मा। क्या मिलेगा? धर्मा। इसी धर्मा को कहीं कहीं पर धम्मा भी कहा गया है। क्या कहा गया साथियों? धम्मा भी कहा गया है। ठीक है। और इनकी माता का दूसरा नाम आपको क्या मिलेगा? शुभद्रांगी मिलेगा। क्या मिलेगा? शुभद्रांगी भी इनकी माता का एक नाम आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है। तो इनकी माता का नाम क्या था? शुभद्रांगी था। ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। तो साथियों इनको सिंहासन पर तो 273 ईसा पूर्व में ही बैठा दिया गया था, लेकिन इसके 4 साल बाद इनका जो है राज्याभिषेक किया गया था। क्यों क्यों इतना समय लगा उनका राज्याभिषेक करने में? तो साथियों ऐसा कहा जाता है। ठीक है। मगर ये पूर्ण रूप से प्रमाणित नहीं है, केवल ऐसा कहा जाता है 2 बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। कौन से? दीपवासना ग्रंथ। ठीक है। एक है दीपवासना बौद्ध ग्रंथ और वहीं पर है एक महावासना बौद्ध ग्रंथ। तो इनके अनुसार कहा जाता है कि इन 4 साल के समय में क्या हुआ? अशोक ने अपने 99 भाइयों को मार गिराया था। किसे? अपने 99 भाइयों को मार गिराया था इन 4 साल के बीच में। कौन कौन से? सभी 99 भाइयों को, जिसमें सुसीम भी शामिल था। अब इनके टोटल भाई कितने थे? 101। अब बचे कितने? 2। कौन कौन? अशोक बचा और इनका सबसे छोटा भाई तिस्य बचा। इन्होंने तिस्य को क्यों माफ कर दिया था? क्योंकि इन्होंने जो है अशोक की मदद की थी। ठीक है। अपने भाइयों को मारवाने में किसने मदद की थी? तिस्य ने मदद की थी। इसलिए अशोक ने अपने सबसे छोटे भाई तिस्य को छोड़ दिया था। ठीक है। तो इससे पहले अशोक उज्जैन का राज्यपाल था। इससे पहले अशोक जो था सिर्फ उज्जैन के राज्यपाल के रूप में कार्य करता था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अशोक का उसके अभिलेखों में से देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी नाम से उल्लेख है। किस नाम से? देवनाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से इनका उल्लेख मिलता है। ठीक है। आपको याद रखना है कि अशोक को अन्य किस नाम की उपाधि दी गई है? तो देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। ठीक है। प्रियदर्शी, यहाँ पर प्रियदिश लिखा है। ठीक है। लेकिन इनका असली नाम है प्रियदर्शी। क्या है? प्रियदर्शी। ठीक है। अब बात करते हैं कि अशोक नाम का उल्लेख हमें कहाँ पर देखने को मिलता है। तो साथियों अशोक नाम का उल्लेख मास्की, गुर्जरा, नेट्टूर,
तथा उद्गोलम नामक अभिलेखों में मिलता है। ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है कि अशोक के नाम का उल्लेख हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो मास्की, गुर्जरा, नेटूर तथा उदगोलम नामक अभिलेखों में देखने को मिलता है। ठीक है, वहीं पर अशोक को अन्य नामों से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन तथा दीप वंश में करमोली कहा गया। क्या कहा गया? करमोली कहा गया है। अशोक को क्या कहा गया? अशोक वर्धन कहाँ कहा गया? पुराणों में। दीप वंश में करमोली कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिए। अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। वहीं पर अशोक के अभिलेखों को खोजा किसने था? तो साथियों फैनथेलर। किसने? फैनथेलर नामक एक व्यक्ति था जिसने जो है अशोक के अभिलेखों को खोजा था। सर्वप्रथम खोजा फैनथेलर ने था, वहीं पर पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष, कौथे वर्ष? 8वें वर्ष, लगभग 261 ईसा पूर्व में। कब? 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक ने क्या किया? अपने जो है राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण कर दिया और उसमें विजयी हुए। ठीक है, अशोक के 13वें अभिलेख में कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है। तो साथियों, कलिंग युद्ध के बारे में हमें कहाँ से जानकारी मिलती है? तो 13वें अभिलेख से हमें कलिंग युद्ध के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त होती है। तो साथियों, इस युद्ध के बाद कलिंग में युद्ध हुआ। ठीक है, और उन्होंने विजय प्राप्त की। जब विजय प्राप्त कर ली तो उसमें इनकी जनता और इनकी जो सेना थी उनमें कम से कम कहा जाता है कितने, 1 लाख से भी अधिक लोगों की मृत्यु हुई। ठीक है, 1 लाख से भी अधिक लोगों की मृत्यु हो गई। तो इनका मन पिघल उठा। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? शांति मार्ग को चुन लिया। किसे चुन लिया? शांति मार्ग को चुन लिया और यह बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए। कब बने? कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अशोक शुरुआत में ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। किस धर्म का? ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया था। ठीक है, कब बन गया था? जब उन्होंने कलिंग युद्ध लड़ा, उसके बाद क्या हुआ? बहुत ज्यादा लोगों की हिंसा हुई, तब जाकर उन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं अशोक के अभिलेख के बारे में। तो साथियों, भारत में शिलालेख का प्रचलन सर्वप्रथम अशोक ने करवाया था। साथियों, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि शिलालेख का प्रचलन किसने करवाया था? तो सर्वप्रथम शिलालेख का जो प्रचलन था अशोक ने करवाया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं इनके शिलालेखों के बारे में। तो साथियों, यहाँ पर आपको पहला शिलालेख याद रखना है क्योंकि यह फर्स्ट शिलालेख है। इसमें किसका वर्णन है? पशुबल की निंदा। ठीक है, तथा सभी मनुष्य मेरी संतान है। इन बातों का उल्लेख पहले शिलालेख में मिलता है। तो साथियों, आपको पहला शिलालेख याद रखना है। वहीं पर आपको इसके बाद जो है 7वां और 8वां शिलालेख याद रखना है, और इसके बाद आपको 14वां और 13वां शिलालेख याद रखना है। ये इंपॉर्टेंट शिलालेख हैं। ठीक है, बाकी आपको याद नहीं रखने हैं। ठीक है, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आइए देखते हैं दूसरे शिलालेख के बारे में। तो साथियों, दूसरा शिलालेख है पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा एवं लोक कल्याणी कार्य से। ठीक है, इनके टोटल 14 शिलालेख थे। कितने? 14 शिलालेख थे, जो कि कितने स्थानों से? हमें लगभग 6 स्थानों से प्राप्त हुए थे। कितने स्थानों से साथियों? 6 स्थानों से प्राप्त हुए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तीसरे शिलालेख की तरफ। तो साथियों, तीसरे शिलालेख में युक्त रज्जुक और प्रादेशिक अधिकारियों को दौरा करने का आदेश के बारे में जो है लिखा गया है। वहीं पर चौथे शिलालेख में धर्माचरण के हरिनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष का वर्णन है। वहीं पर 5वें शिलालेख में धम्म महापात्रों की नियुक्ति के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा छठा शिलालेख है। इसमें आत्मनिर्णय की शिक्षा दी गई है। ठीक है, छठा शिलालेख में किसकी शिक्षा दी गई है? आत्मनिर्णय की शिक्षा दी गई है। वहीं पर 7वें अभिलेख में सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता दिखाई गई है, यानी इसका वर्णन
किया गया है। तो साथियों सातवां शिलालेख इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि यह सबसे बृहद शिलालेख है, यानी कि सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? सातवां शिलालेख। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आठवें शिलालेख की तरफ। तो साथियों आठवें शिलालेख में सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख है। किसका? सम्राट अशोक की धर्म यात्राओं का उल्लेख किस शिलालेख में मिलता है? आठवें शिलालेख में। नौवां शिलालेख है धर्म समारोह की चर्चा, कहाँ मिलती है? नौवें शिलालेख में। 10वें शिलालेख में धम्म नीति की श्रेष्ठतम बल पर क्या मिलती है? वर्णन मिलता है। ठीक है, इसके बाद 11वें शिलालेख में धम्म नीति की व्याख्या का वर्णन मिलता है। वहीं पर 12वें शिलालेख में सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री मात्र की चर्चा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। तो अब बढ़ते हैं 13वें शिलालेख पर। तो साथियों 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन हमें देखने को मिलता है। साथियों टोटल शिलालेख कितने हैं? 14। ठीक है, 14वां शिलालेख यहाँ पर नहीं दिया गया है, पता नहीं क्यों नहीं, टाइपिंग मिस्टेक है या क्या बात है, लेकिन मैं 14वां शिलालेख आपको बता देता हूँ। 14वें शिलालेख में इन्होंने अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर शिलाओं के ऊपर, जो भी शिलाएं इन्होंने बनवाई थी उनके ऊपर धम्म को लिपिबद्ध करवाया था। कैसे करवाया था? लिपिबद्ध करवा दिया था, जिसमें धर्म प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं का विवरण हमें देखने को मिलता है। ठीक है, आई इतनी बात समझ में। इंपॉर्टेंट कौन से हैं? पहला, सातवां, आठवां, ठीक है, 13वां, 14वां, ये कैसे हैं? इंपॉर्टेंट शिलालेख हैं, इनको आपको याद रखना है कि इनमें कौन कौन सा वर्णन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मौर्य प्रशासन पर। तो देखते हैं साथियों मौर्य प्रशासन में कौन कौन से अध्यक्ष होते थे और उनके संबंधित विभाग कौन कौन से थे। साथियों अगर हम बात करें पाठ्याध्यक्ष की, तो इनके अंतर्गत वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। ये जो पाठ्याध्यक्ष होता था वह वाणिज्य का अध्यक्ष होता था, यानी कि वाणिज्य का कामकाज कौन देखता था? पाठ्याध्यक्ष देखता था। इसके बाद पौतवा अध्यक्ष की बात करें तो यह माप तौल का अध्यक्ष था। कौन से विभाग का? माप तौल विभाग का अध्यक्ष था। इसके बात करें हम सूना अध्यक्ष की, तो साथियों यह बूचड़ खाने का अध्यक्ष था। किसका अध्यक्ष था? बूचड़ खाने का अध्यक्ष था। वहीं पर अगर हम लक्षणा अध्यक्ष की बात करें तो यह टकसाल का अध्यक्ष था। किसका अध्यक्ष था? टकसाल का अध्यक्ष था। वहीं पर अगर हम बात करें नवाध्यक्ष की, तो साथियों यह जहाज रानी विभाग का अध्यक्ष था। जहाज रानी मतलब नौसेना विभाग का यह अध्यक्ष था। कौन? नवाध्यक्ष। ठीक है, इसके बाद हम बात करें विविता अध्यक्ष की, तो साथियों यह चारागाह का अध्यक्ष था। ठीक है, चारागाह का अध्यक्ष था। इतनी बात आपको याद रखनी है। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो कि आज के हमारे आखिरी पॉइंट है सम्राट अशोक के बारे में। तो साथियों देख लेते हैं। अशोक ने आजीविकों के रहने हेतु बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। कितनी गुफाओं का निर्माण करवाया? 4 गुफाओं का निर्माण करवाया। किसके लिए? आजीविकों के रहने के लिए। तथा साथियों इन्होंने 3 गुहाभिलेखों का भी निर्माण करवाया। कितने? 3 गुहाभिलेखों का। ठीक है, गुहाभिलेखों का मतलब गुफाओं के द्वार पर उत्कीर्ण अभिलेख, उनको क्या कहते हैं? गुहाभिलेख। ठीक है, तो इन्होंने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। किसके लिए? आजीविकों के रहने के लिए। तथा 3 गुफाओं पर इन्होंने गुहाभिलेखों का भी निर्माण करवाया था। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये जो पॉइंट यहाँ पर दिया गया ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सर्वप्रथम बोध गया की यात्रा की। तो साथियों अशोक ने 10वें वर्ष में कहाँ की यात्रा की थी? बोध गया की। याद रखना है, क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तथा उनके राज्याभिषेक के बाद 20वें वर्ष वह लुम्बिनी गया था। कहाँ गया था? लुम्बिनी गया था। 20वें वर्ष उसने कहाँ की यात्रा की थी? लुम्बिनी की थी। तथा इसके बाद उन्होंने अन्य स्थानों की यात्रा की, यानी कि जो भी बोध गया के अन्य स्थान थे वहां की यात्रा की थी। किसने? सम्राट अशोक ने। ठीक है, अब बात करते हैं। तो साथियों आपने तिरंगा देखा होगा। ठीक है, जो हमारा तिरंगा होता है जिसके बीच में एक चक्र होता है जिसको हम बोलते हैं अशोक चक्र। ठीक है, अशोक चक्र। ठीक है, वह इन्हीं के नाम से प्रदर्शित है। किसके नाम से? इन्हीं के नाम से प्रदर्शित है। ठीक है, और इसी अशोक चक्र को हम धर्म का चक्र भी कहते हैं। किसका चक्र? धर्म का चक्र भी कहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं साथियों। अशोक ने
अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था। किसका? अशोक स्तंभ का निर्माण करवाया था, जो हमें कहाँ देखने को मिलता है? जो कि हमें सारनाथ के म्यूजियम में देखने को मिल जाता है। कहाँ पर? सारनाथ के म्यूजियम में देखने को मिल जाता है, जिसकी ऊंचाई लगभग है 40 से 50 फीट। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। साथियों एक और बात, तो अशोक की कुल कितनी पत्नियां थी? तो साथियों अशोक की कुल 5 पत्नियां थी। कितनी पत्नियां थी? 5 पत्नियां थी, जिसमें से प्रथम पत्नी थी महादेवी। कौन सी? महादेवी प्रथम पत्नी थी। ठीक है। वहीं पर एक इनकी पत्नी थी कौरवकी। कौरवकी कौन? कौरवकी, इन्होंने जिससे प्रेम विवाह किया था। ठीक है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है कि अशोक ने किससे प्रेम विवाह किया था? तो कौरवकी से। किससे? कौरवकी नामक स्त्री से इन्होंने जो है प्रेम विवाह किया था। इसके बाद साथियों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, 232 ईसा पूर्व। ठीक है। कौन सी ईसा पूर्व? 232 ईसा पूर्व 72 वर्ष की उम्र में। कितनी उम्र में? 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अशोक की मृत्यु कब हुई? तो साथियों 232 ईसा पूर्व। ठीक है। 72 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। तो आज की वीडियो में साथियों इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा पास में बने बेल के आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।